नमस्कार बच्चों हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 की विज्ञान, उसमें अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय के लगभग सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियोस में। आज के वीडियोस में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। दो तापमान दिए हैं। पहला दिया 300 केल्विन, के का मतलब है केल्विन। ये केल्विन और सेल्सियस जो है तापमान की अलग अलग इकाइयां हैं। हमें यहाँ तापमान केल्विन में दिया है तो हमें इसको सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए पहला दिया है 300 केल्विन, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने सेल्सियस और कितने केल्विन आपस में बराबर होते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। मतलब कि अगर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो वो केल्विन में 273 होगा। सेल्सियस में 1 डिग्री है तो इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, 274 केल्विन होगा। तो हमें यहाँ केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे 300 केल्विन बराबर 300 माइनस 273 सेल्सियस। जब भी केल्विन से हमें सेल्सियस में बदलना हो तो तापमान में से जितना भी दिया हुआ है उसमें से 273 को घटा देंगे। तो 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है तो लिखेंगे 300 माइनस 273, तो घटाने पर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह 300 केल्विन बराबर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तो दिए गए तापमान में से 273 घटा देने पर वह सेल्सियस में बदल जाता है। इसी तरह दिया है 573 केल्विन, इसको भी हमें सेल्सियस में बदलना है तो लिखेंगे 573 माइनस 273, यहाँ पे कोष्टक बंद और डिग्री फिर सेल्सियस, तो यहाँ पर आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह यह केल्विन से सेल्सियस में बदल दिया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाइयों में बदलिए। पहले प्रश्न में हमने केल्विन को सेल्सियस में बदला था, अब हमें यहाँ सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो यहाँ हमने 273 घटाया था तो इसमें जस्ट अपोजिट कर देना है, 273 को जोड़ देना है। तो पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें केल्विन में चेंज करना है तो लिखेंगे 25 धन 273, तो जितना भी आएगा 298, तो ये हो जाएगा केल्विन में। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 298 केल्विन। फिर दिया है दूसरा प्रश्न 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो 373 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 373 प्लस 273, दोनों को जोड़ने पर आएगा 646 और ये हो जाएगा केल्विन में। तो इस तरह के प्रश्नों को आप अपने मन से प्रश्न बनाकर उसको हल करके अभ्यास करिए तो आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो हमें इसे बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब जिसका घनत्व सबसे कम है उसको सबसे पहले और उसके बाद उससे बढ़ते हुए क्रम में। तो घनत्व का मतलब होता है अणु, किसी पदार्थ के अणु जितने पास पास होते हैं उसका घनत्व उतना ही ज्यादा कहलाता है। यह घनत्व का मतलब सघनता, घनापन समझ लीजिए। जिस पदार्थ में जितने घने अणु होंगे, जितने ज्यादा अणु होंगे, जितने पास पास अणु होंगे, वह उसका पदार्थ का घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो देखिए जो दिया है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसमें इन सब पदार्थों में यदि तुलना करते वायु जो है एक ऐसा है जिसका घनत्व सबसे कम होगा, मतलब वायु के अणु जो है सबसे दूर दूर होंगे। उसके बाद चिमनी का धुआं, चिमनी के धुआं में वायु के अतिरिक्त सल्फर के कण, धूल के कण, मिट्टी के कण भी मिले होते हैं तो इसकी सघनता वायु से ज्यादा होगी, तो ये वायु से ज्यादा सघन होगा। इसकी तुलना में फिर रुई इससे थोड़ा ज्यादा और सघन होगा। उसके बाद जल रुई से ज्यादा सघन होगा। फिर जल के बाद शहद, क्योंकि शहद जल से गाढ़ा होता है तो मतलब इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। उसके बाद चौक, और यहाँ सबसे अधिक घनत्व जो है लोहे का है, मतलब ये सबसे अधिक घनत्व लोहे का। तो इस तरह हमने इसको घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। सबसे पहले वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अवस्था परिवर्तन मतलब जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जब बर्फ से पानी में चेंज होता है, तो जब तक पूरी बर्फ पानी में नहीं चेंज हो जाती
तब तक उसका पूरे का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब उसका तापमान स्थिर रहता है। तो हमें प्रश्न यही पूछा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो इसका आंसर होगा कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में होता है। मतलब हम जितनी ऊष्मा उसको देते जाते हैं, बर्फ से जब 1 किलो बर्फ है उसको पानी में चेंज करना है तो उसको तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ पानी में चेंज ना हो जाए। जब तक पूरी बर्फ पानी में चेंज नहीं होगी उसका तापमान 0 डिग्री ही बना रहेगा, भले ही हम उसे ऊष्मा देती जाएं। तो ये ऊष्मा किस चीज़ में खर्च होती है? ये ऊष्मा जो हम दे रहे हैं वो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल जो होता है उसको तोड़ने में उपयोग होता है, जिसको गलनांक की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। तो इस प्रकार की ऊष्मा गलनांक की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तब होगी जब पदार्थ द्रवावस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर होता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा गलनांक या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। अगला प्रश्न है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किससे अधिक महसूस होगी? मतलब यदि आप उबलते हुए जल और भाप दोनों में से जलें तो किससे ज्यादा जलन महसूस होगी? तो इसका आंसर होगा कि भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। मैंने बताया था कि जब पानी जो है बर्फ से पानी में चेंज होता है तो उसमें गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है, और जब जल से वाष्प में चेंज होता है तो उसमें वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। मतलब उबलते हुए जल की तुलना में वाष्प में ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसलिए उससे जलने की में तीव्रता अधिक महसूस होती है। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, सभी को पता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन क्यों पहनना चाहिए? देखिए, क्योंकि सूती कपड़े जल्दी हमारे शरीर से पसीने को अवशोषित करके बाहरी वातावरण के संपर्क में लाते हैं। सूती कपड़ों में बारीक बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो पसीने को सोख लेते हैं और उन छिद्र के माध्यम से वो पसीना जो है बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है और हमारा पसीना वाष्पीकृत हो जाता है। और उस पसीने को वाष्पीकृत होने में जो ऊष्मा उपयोग होती है वो हमारे शरीर से ली जाती है। तो वाष्पीकरण में हमारी शरीर की ऊष्मा जो है खर्च होती है, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान कम महसूस होता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। तो ये थे इस अध्याय के कुछ छूटे हुए प्रश्न, और बाकी विषयों टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।